हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सुदेश शर्मा सुदेश बगाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। तो मित्रों, हम हर रोज सामाजिक विज्ञान की तैयारी करते हैं, जिसमें कि हम एचटेट, सीटेट और जीके के पोर्शन को कवर करते हैं। ठीक है, तो कल हमने ना लास्ट टाइम राजपूतों के विषय में पढ़ लिया था, पार्ट नंबर 34 में। ठीक, आज हम पढ़ेंगे आजादी हासिल करने का दौर है ना, उसके विषय में पढ़ेंगे कि कहाँ से क्या क्या चलता आया, और लास्टली है ना वहां तक पढ़ेंगे कि हमें आजादी मिलने के बाद तक हम एसएसटी को पढ़ेंगे, और यहीं तक आती है सीटेट में। ठीक है, तो देखो उस समय पे है ना सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में संगठित हो गई थी। ठीक है, कौन हो गए थे? सिख। और जिससे क्या हुआ कि पंजाब के क्षेत्रीय राज्य के निर्माण को बढ़ावा मिला। क्या मिला भाई? पंजाब का जो क्षेत्रीय राज्य है ना, उसके निर्माण को बढ़ावा मिला। और 1799 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कर दी। ठीक है, कब कर दी भाई? सॉरी, 1699 में। कब? 1699 में। 1799 में तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो कब कर दी भाई? 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कर दी। और इसके बाद है ना राजपूत व मुगलों के साथ है ना बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। ठीक, यानी कि 1699 में क्या कर दिया? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कर दी। ठीक है, दो क्वेश्चन हुए इसमें से कि खालसा पंथ की स्थापना कब हुई? 1699 में। और खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक, इसकी स्थापना करने के बाद राजपूतों व मुगल शासकों के साथ बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। ठीक है, देखो 1708 में फिर क्या हुआ? गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। क्या हो गई भाई? मृत्यु हो गई। कब हो गई? 1708 में। और फिर है ना जो ये कार्यभार किसने संभाला? बंदा बहादुर ने। किसने संभाला भाई? बंदा बहादुर ने। और बंदा बहादुर के नेतृत्व में ही खालसा जो पंथ की स्थापना की थी, इसके खिलाफ मुगलों ने बहुत सारे विद्रोह किए। ठीक है, यानी कि 1708 में क्या हो गया? गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो कार्यभार संभाला वो किसने संभाला? बंदा बहादुर ने। और बंदा बहादुर के जो नेतृत्व में है ना मुगल सत्ता के खिलाफ बहुत सारे विद्रोह हुए। ठीक है, बंदा बहादुर ने क्या किया? बाबा नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के जड़े। किसने जड़े भाई? बंदा बहादुर ने। क्या जड़े? गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के जड़े। किसने जड़े? बंदा बहादुर ने जड़े। ठीक है, और अपने शासन को है ना सार्वभौम बनाया, यानी कि सभी जगह पर स्थित होने वाला अपने शासन को सार्वभौम बनाया। ठीक, यानी कि सिक्के गढ़ने से सार्वभौम कैसे हुआ कि जैसे अब वो सिख लोग है ना, वो अपना लेन देन इन्हीं सिक्कों में करने लगे, तो जिससे कि इनके शासन में सार्वभौमिकता आ गई सिखों के कार्य में। ठीक है, सतलुज और यमुना नदी के बीच शासन की स्थापना की। ठीक है ना, कहाँ की? सतलुज और यमुना नदी के बीच शासन की स्थापना की। और 1715 में फिर बंदा बहादुर को क्या बना लिया गया? बंदी बना लिया गया। ठीक है, कब बना लिया भाई? 1715 में। और 1716 में तो फिर इसको मार दिया गया। ठीक है, 1715 में बंदी बनाया और 1716 में इसको मार दिया गया। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। और 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। किसने की भाई? गुरु गोविंद सिंह ने की। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में? चलिए अब आगे चलते हैं। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले तो है ना जत्थों में संगठित किया और बाद में किया
मिसलों में। ठीक है, ये बात भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि सिखों ने पहले तो अपने आप को जत्थों में संगठित किया और उसके बाद में मिसलों में। ठीक है। इनकी जो संयुक्त सेनाएं थी ना, वो दल खालसा कहलाती थी। क्या कहलाती थी? दल खालसा, यानी कि खालसाओं का दल। दल होता है समूह, यानी कि खालसाओं का समूह। इनकी जो संयुक्त सेना है वो क्या कहलाती थी? दल खालसा। ठीक है। और ये है ना, जो खालसा दल के लोग थे, ये बैसाखी और दीपावली पर अमृतसर में मिलते थे। कहाँ पर? जो खालसा दल के लोग हैं ना, ये बैसाखी में और दीपावली पर कहाँ मिलते थे? अमृतसर में मिलते थे। और जो इनके समूह के द्वारा जो निर्णय लिए जाते थे ना, उनको बोलते हैं सामूहिक निर्णय। जो इनके सामूहिक निर्णय लिए जाते थे उन्हें गुरु मत्ता या गुरु प्रस्ताव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गुरु मत्ता या गुरु प्रस्ताव कहा जाता था। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में? देखो, 1799 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कर दी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद आ गए बंदा बहादुर। बंदा बहादुर ने खालसा के रूप में है ना बहुत सारे मुगलों के साथ जो विद्रोह किए। और इसने और क्या किया? बाबा नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के जड़े। और 1715 में बंदा बहादुर जी को बंदी बना लिया। और 1716 में इसको क्या कर दिया गया? मार दिया गया। सिखों ने पहले तो अपने आप को जत्थों में और बाद में किस में संगठित किया? बाद में मिसलों में। ठीक है। इनका जो संयुक्त दल है वो उसको बोलते थे दल खालसा। और ये है ना बैसाखी और दीपावली पर अमृतसर में मिलते थे। और इनका अमृतसर में जो समूह के जो निर्णय होते थे उनको गुरु मत्ता। देखो, गुरु मैंने गुरु और मत्ता मैंने मत, यानी कि गुरु का मत। और दूसरा नाम है इसका गुरु प्रस्ताव, यानी कि ये गुरु का प्रस्ताव है। ठीक है, इन दो नामों से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट बात एक ये है कि सिखों ने ना राखी व्यवस्था स्थापित की थी। राखी व्यवस्था, देखो भाई, एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है। ठीक है, तो भाई उसको क्या देता है कि उसके संरक्षण का वादा करता है कि बहन मैं है ना आपकी रक्षा करूंगा। ठीक है। उस जो ये सिख है ना, इन्होंने किसानों में राखी व्यवस्था स्थापित की। अब आप सोचोगे भाई किसानों में राखी व्यवस्था का क्या संबंध है? क्या किसान उनको राखी बांधते थे? नहीं, वो है ना उनकी जो उनकी उपज होती थी उसका 20% कर ले लेते थे। किससे? किसानों से। और फिर उनको है ना संरक्षण का वादा देते थे कि भाई हम आपकी रक्षा करेंगे, जैसे कि आपकी फसल वगैरह में कोई भी बाधा या अड़चन आती है तो उसका हम जिम्मेवार हैं। ठीक है, जैसे अब वो मिलता है ना मुआवजा, उसी टाइप में ये 20% कर के रूप में ले लेते थे और फिर उनका संरक्षण प्रदान करते थे उनको। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट बात है, राखी व्यवस्था किसने स्थापित की? सिखों ने। ठीक है, फिर इन्होंने है ना गुरु गोविंद सिंह है ना सिखों के 10वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? 10वें गुरु। और उन्होंने एक शब्द, दो शब्द कहे थे, एक दो शब्द, उसमें इन्होंने ये नारा दिया था, राज करेगा खालसा। ठीक, ये बात इंपॉर्टेंट है, आ सकती है कि राज करेगा खालसा निम्न में से किसके शब्द हैं, किसके वाक्य हैं। ठीक है, तो इसमें आपको दे दिया जाएगा बंदा बहादुर, बाबा नानक, गुरु गोविंद, अर्जुन देव। तो आप क्या करोगे? ये गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि राज करेगा खालसा। ठीक है, फिर खालसा ने ना 1765 में अपना सिक्का गढ़ा। किसने गढ़ा भाई? खालसा ने 1765 में फिर अपना सिक्का गढ़ा। पहले किसने गढ़ा था? बंदा बहादुर ने सिक्के चलाए थे ना। फिर ये पूरा खालसा जो दल हो गया, इन्होंने 1765 में अपना सिक्का गढ़ा। और सिक्के पर है ना वही शब्द थे जो कि बंदा बहादुर के समय थे। बंदा बहादुर के समय जो शब्द थे ना, वही शब्द
इस समय में थे, यानी कि इस पर क्या था, बाबा नानक और गुरु गोविंद सिंह का नाम था इस सिक्के पर। ठीक है, वही खालसा ने जो 1765 में सिक्का गढ़ा ना, उस पर भी वही शब्द थे। 18वीं शताब्दी के अंत में सिख लोग है ना सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे, यानी कि जो 18वीं शताब्दी है ना उसके अंत तक, ठीक है, सिख सिंधु से यमुना नदी तक फैले हुए थे। ठीक है, एक राजा हुए हैं महाराणा रणजीत सिंह। कौन राजा हुए हैं? महाराणा रणजीत सिंह। इन्होंने है ना सिखों में एकता का कार्य किया है, यानी कि इन्होंने सिखों में एकता कायम करने का कार्य किया है। किसने किया है? महाराणा रणजीत सिंह। किसने किया है भाई? महाराणा रणजीत सिंह ने सिखों में एकता बनाए रखने का काम किया है। और इन्होंने फिर क्या किया, 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, यानी कि सिखों में तो एकता कायम करवा के 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, पूछ लिया जाए पेपर में आपसे कि महाराणा रणजीत सिंह ने किसमें एकता का कार्य किया, तो सिखों की एकता का कार्य किसने किया? महाराजा रणजीत सिंह ने। ठीक है, इसके बाद आता है मराठा। यानी कि अब तक हमने क्या पढ़ा? सिखों के विषय में पढ़ा है। और हम क्या कौन सा दौर पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि आजादी का दौर। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, यदि आपको लगे कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपके लिए उपयोगी है, तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यदि आपको है ना, एक बात और मैं बोल रही हूँ, आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए। ठीक है, यानी कि पढ़ते रहिए इनसे। और यदि आपका सीटेट क्लियर हो जाए, एचटेट क्लियर हो जाए, तब है ना बाद में आप क्या करना, वीडियो को चला के फिर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, क्योंकि मेरा जो मेन उद्देश्य है वो है कि मेरे पढ़ाने से किसी की भलाई हो जाए, किसी को सक्सेस मिल जाए। ठीक है, और ये बात मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ कि सीटेट यदि आपको पास करना है तो आप है ना वीडियोस को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं ना उनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि सीटेट में वही पूछा जाता है जो एनसीईआरटी में होता है। और मैं एनसीईआरटी के ही मैंने अपने हैंडमेड नोट्स हैं, उनसे ही मैं आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है, और ऐसे ही है ना, जो ये मैं पढ़ा रही हूँ इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आप चाहे पीछे के जो सीटेट के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, और उनमें से है ना जो वीडियोस मैंने डाली हैं उनको मैच करके देखिए। ठीक है, फिर आपको पता चलेगा। तो अब हम पढ़ेंगे मराठा के विषय में। किसके विषय में? मराठा। भाई मराठा है ना बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, और ये मुगलों का क्या था? विरोधी था। ठीक, शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धाओं यानी कि देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। गतिशील कृषक एवं पशुपालक सेना का आधार थे। ठीक है, किसने की भाई? शिवाजी ने है ना देशमुखों की सहायता से क्या कर लिया? एक स्थायी राज्य की स्थापना कर ली। और ये कौन थे? गतिशील कृषक एवं पशुपालक सेना के आधार थे ये। ठीक है, कौन? शिवाजी। शिवाजी ने प्रायद्वीप के मुगलों को इस सैन्य बल के बल पर चुनौती दे डाली, यानी कि ये मुगलों के विरोधी थे। कौन? मराठे। देखो सिख भी मुगलों के विरोधी बन गए, मराठे भी। ठीक है, तो भाई वही बात है, अब इनके दुश्मन बढ़ने लग गए मुगलों के। क्यों बढ़ने लगे? देखो वैसे तो मुगल बहुत अच्छे शासक हुए हैं, जो लास्ट वाले शासक है ना उनको छोड़ के मुगल लगभग अच्छे शासक हुए हैं। और जो लास्ट वाले शासक थे ना उन्हीं के विरोध में ये विपरीत खड़े हुए थे। ठीक है, शिवाजी। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य की जो शक्ति है ना वो
चित पावन ब्राह्मणों के एक परिवार में रही, यानी कि जो मराठा राज्य की जो शक्ति थी वो किसके हाथों में रही? चित पावन ब्राह्मणों के रूप में रही। और वो क्या थे? पेशवा थे। पेशवा मतलब होता है प्रधानमंत्री। क्या थे वो? पेशवा के रूप में अपनी सेवाएं देते थे। ठीक है। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया, यानी कि पुणे को क्या किया? मराठा राज्य ने क्या बना लिया? अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है। फिर ऐसे ही चलता रहा भाई। 1720 से 1761 तक इसका काफी विस्तार हुआ। फिर 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। कब छीन लिए गए भाई? 1720 के दशक में मालवा और गुजरात छीन लिए गए। और 1730 तक पूर्व दक्कन जो प्रायद्वीपीय विस्तार कर लिया इन्होंने। और वहां पर क्या कर दिया? चौथ व सरदेश मुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। किनको? मराठाओं को। ठीक है। 1737 में दिल्ली पर दावा बोलने पर इनकी जो प्रभुत्व की सीमाएं थी वो तेजी से बढ़ गई। कब किया इन्होंने दिल्ली पर दावा? कब बोला? 1737 में। और ये ना उत्तर में राजस्थान, पंजाब और पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। यानी कि कहने का मतलब है कि ये लगभग बहुत सारे क्षेत्र पर फैल गई। ठीक है। देखो अब लास्टली क्या हुआ? 1761 की जो पानीपत की लड़ाई हुई ना, इसमें ना इन्हें किसी भी अन्य शासक की सहायता नहीं मिली। ठीक है। और जो उज्जैन है वो तो सिंधिया के संरक्षण में, और जो इंदौर है वो होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर बड़े ही समृद्धशाली थे। कौन से? सिंधिया और होलकर। ठीक है। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठा राजधानी पुणे को नया बाजार मिला। यानी कि जो चंदेरी में जो वस्त्र उत्पादन होता था ना, वही मराठा राजधानी कौन सी थी? पुणे। उसको ना नया बाजार मिल गया। पीछे हमने बुरहान के विषय में पढ़ा था ना। बुरहान पहले सूरत और आगरा के बीच अपने व्यापार करता था। ठीक है। कहाँ कहाँ करता था बुरहान? सूरत और आगरा के बीच। और अब क्या करने लग गया? उसने पुणे, नागपुर, लखनऊ तथा इलाहाबाद को भी शामिल कर लिया। ठीक है। किस किस को? पुणे, इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा, इन सब को अपने बीच में शामिल कर लिया। नागपुर। ठीक है। फिर है एक शब्द आए हैं दो, चौथ और सरदेशमुखी कर। देखो चौथ होता है जमींदारों द्वारा जो है ना 25% कर वसूला जाता था ना दक्कन में, उसको बोलते हैं चौथ। यानी कि 100 का चौथा है हिस्सा कौन सा हो गया? 25%। ठीक है। सरदेशमुखी है दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा। यानी कि 9 से 10% हिस्सा यह है सरदेशमुखी कर। ठीक है। तो एक है जाट, यानी कि मराठों के बाद फिर कौन आए? जाट। जाटों के विषय में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। ये 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपने नेता चूड़ामण के नेतृत्व में दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर नियंत्रण कर अपनी सत्ता सुदृढ़ कर ली थी इन्होंने। ठीक है। किसके नेतृत्व में? नेता चूड़ायन के नेतृत्व में। 1680 के दशक तक दिल्ली और आगरा उनका प्रभुत्व हो गया था। यानी कि 1680 के दशक तक दिल्ली और आगरा पर उनका क्या हो गया था? प्रभुत्व हो गया था। और कुछ समय के लिए आगरा के भी अभिरक्षक रहे थे। यानी कि कुछ समय के लिए ये आगरा के भी अभिरक्षक रहे थे। ये है ना समृद्ध कृषक थे। और इनके है ना पानीपत व बल्लभगढ़ व्यापारिक केंद्र थे जाटों के। यानी कि समृद्ध कृषक थे और पानीपत और बल्लभगढ़ जो इनके व्यापारिक केंद्र थे। ठीक है। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य बन गया। ठीक है। कौन सा राज्य बन गया? देखो मराठा के समय में कौन बना भाई? पुणे। राजधानी भी थी उनकी। ठीक है। और अब इन जाटों के समय में भरतपुर बन गया। ठीक है। फिर देखो 1739 में, ये बात है ना कोई 5-6 बार आ चुकी है। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा। कब लूटा भाई? 1739 में।
और तब है ना कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली, यानी कि दिल्ली से आके वो कहाँ बस गए, फिर उन्होंने भरतपुर में शरण ली। और नादिर शाह का पुत्र है जवाहिर शाह, उसके पास है ना 30,000 सैनिक थे। कितने हजार सैनिक थे भाई? 30,000। उसने है ना 20,000 तो मराठों के लिए और 15,000 सिखों के लिए, ठीक है, यानी कि 20,000 मराठों के लिए और 15,000 सिखों के बलबूतों पर वह मुगलों से लड़ा। यानी कि 20,000 तो मराठों के लिए उसने सैनिक कर रखे थे और 15,000 सिख थे उसके पास, जिनके बलबूते पर वो किन से लड़ा? मुगलों पर। यानी देखो ये मुगल और सिख दोनों क्या थे? उनके शत्रु थे, ठीक है। मुगल नहीं, सॉरी, मराठा और सिख, मराठा और सिख दोनों मुगलों के शत्रु थे। तो इन्होंने 20,000 क्या लिए? मराठा, और 15,000 ले लिए सिख, और इनके दम पर है ना फिर ये मुगलों से लड़ा था, ठीक है। और इसके पास सेना थी 30,000, और उसमें फिर क्या मिला लिए? 20,000 मराठा मिला लिए और 15,000 सिख और मिला लिए, ठीक है। भरतपुर का एक किला है जो कि पारंपरिक शैली में बनाया गया है। वही जाटों ने दीग में अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय किया है, यानी कि दीग में अंबर और आगरा की शैलियों का, यानी कि दीग में अंबर और आगरा की जो शैली है ना उनका समन्वय किया है उस किले में, ठीक है, भरतपुर के किले में। इसमें है ना एक विशाल बाग महल बनवाया और दीग की इमारतें शाहजहां युग से जोड़ा गया, यानी कि जो दीग की इमारतें हमको किसके साथ जोड़ा गया है? शाहजहां के युग के साथ जोड़ा गया है। तो देखो फ्रेंड्स, एक बात आज खुशी की मैं बताती हूँ, हमारी 6th और 7th की हिस्ट्री है ना कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ये लास्ट लेसन था 7th की हिस्ट्री का, और अब हम करेंगे 8th की हिस्ट्री कल से, ठीक है। कल से हम कब, कैसे और कहाँ, यानी कि 8वीं की जो हिस्ट्री है उसको हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो जो पीछे तक मैंने आपसे करवाया है उसको आप है ना बिल्कुल ध्यान से करिए, क्योंकि एनसीईआरटी के सिवाय और कुछ नहीं आता भाई। चाहे कितनी बड़ी पब्लिकेशन की बुक पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो आप, हाँ ये हो सकते हैं आप पजल हो सकते हैं क्या पढ़ूं क्या पढ़ूं, लेकिन बेस्ट वे है कि सबसे बेस्ट तरीका तो है आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए, ठीक है। लेकिन यदि आपके पास बुक्स पढ़ने का समय नहीं है तो मैं ये नहीं कहती कि आप मेरे ही चैनल को देखिए। आपको जहां अच्छा लगे, जिसकी आपको समझ आए, ठीक है, उसी चैनल को देखिए। और हाँ, जो आपको इतना समय दे रहा है, जो आपके लिए वीडियोस बना रहा है, ये बात ध्यान में रखिए। न जाने क्या क्या परिस्थितियां होती हैं टीचर के पास, लेकिन फिर भी है ना वो आपको पढ़ाना चाहता है। उसका क्या मकसद होता है? कि आप सक्सेस हो जाओ, और उसका जो हौसला होता है ना वो आप लोग होते हैं, ठीक है। और आप लोग जब उसका हौसला बढ़ाओगे तो वो और अधिक अच्छा करता जाएगा। तो मेरा मेन उद्देश्य यही है कि यदि आपको कोई पढ़ा रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट जरूर कीजिए, क्योंकि जो है ना अपने शिक्षक, अपने गुरु की रिस्पेक्ट करेगा ना वही सक्सेस होगा, ठीक है। तो कल फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट बुक में, यानी कि 8th की जो हिस्ट्री है उसमें, उसके नोट्स से हम स्टार्टिंग करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियोस को सुनते रहिए और अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई में मगन रहिए, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे।